सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद। पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ, मतलब 89 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां सही नहीं थी इनके हिसाब से। अनुकूल न होने के कारण 8वीं तक ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई और बाद में घर पर इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का खुद ही अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद मतलब प्रमुख माने जाते हैं। छायावादी कवि 4 माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ये छायावादी 4 कवि माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद उनमें महत्वपूर्ण है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखो। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, हासु, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मतलब पुरस्कार मिला हुआ है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, मतलब नाटक, निबंध ये भी लिखते थे। वो पद्यकार तो मतलब कविताएं लिखते हैं और गद्यकार मतलब नाटक, निबंध, कहानी ये सब लिखते हैं। तो वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अब जो पाठ दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रेमचंद जी एक हंस पत्रिका निकालते थे और उनमें ये तय हुआ था, एक विशेष अंक निकलता था और उसमें तय हुआ था कि प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया था कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें। आत्मकथा लिखने के लिए ये तय हुआ था कि सभी अपनी आत्मकथा लिखेंगे। तो प्रसाद जी के मित्रों ने भी उनसे आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे, मतलब जयशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा, उस बात से वो सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क में पैदा हुई कविता है आत्मकथी। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हंस पत्रिका में। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही उनके मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया, मतलब कल्पनाओं का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है, मतलब विशेष व्यक्ति की नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता, मतलब वो वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उनका ये भी मानना है कि शरीर है ये नश्वर है, इसको एक न एक दिन नष्ट तो होना ही है। अब हम कविता पढ़ेंगे आत्मकथा। देखिए, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ उनसे कहा गया, जयशंकर प्रसाद जी से कहा गया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए, मधुप गुनगुनाकर। यहाँ मधुप किसका पर्याय है? मन रूपी भंवरा। मधुप का अर्थ होता है भंवरा। मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर न जाने कौन सी कहानी कह जाता है। ये भंवरा रूपी मन है, ये न जाने या पता नहीं ये कौन सी कहानी गुनगुना करके कह जाता है। जिस तरह से भंवरा होता है वो पेड़ों पर जाता है और अपनी कहानी
कह देता है गुनगुना करके। उसी तरह से मनुष्य भी जीवन में आता है और अपनी मतलब वास्तविकता को स्वीकार करता है, यथार्थता को देखता है और अपने जीवन में न जाने कौन कौन सी कहानी वो कह देता है। दूसरी लाइन देखिए, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जिस तरह से पेड़ों पर पत्तियां आती हैं और मुरझाकर गिर जाती हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी नश्वरता का प्रतीक है। एक दिन वो संसार में जन्म लेता है और उसका मतलब अंत होना निश्चित है। जिस तरह से देखो, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मतलब पेड़ों से पत्तियां मुरझाकर के नीचे गिर रही थी तो वो नश्वरता का प्रतीक थी। उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी नश्वर है, उसका अंत होना निश्चित है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस गंभीर मतलब इस मतलब कठिन या भयानक, अनंत नीलिमा मतलब ऐसा आकाश जिसका कोई अंत ही न हो, असंख्य मतलब संख्या निश्चित नहीं हो, जीवन इतिहास मतलब अपने जीवन का इतिहास। इस लाइन का मतलब है कि इस संसार में बहुत ही व्यक्ति या जिन व्यक्तियों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन का इतिहास कहते हैं या सुना देते हैं, अपने जीवन के बारे में कह देते हैं, यह लो, उसके बाद में यह लो, और वो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य। और वो अपने जीवन का व्यंग्य मतलब तीखा गंदा उपहास लोगों के द्वारा बनवाते रहते हैं या वो उनका उपहास उड़ाते हैं, अपनी आत्मकथा लोगों के सामने रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन का इतिहास लोगों के सामने रखते हैं और लोग उनका मजाक बनाते हैं, गंदा मजाक बनाते हैं, हंसी का पात्र बनते हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब उसके बाद भी आप ये कह रहे हो, वो संसार में बहुत सारे लोग हैं, अपनी आत्मकथा कहते हैं, लोगों के सामने अपनी बीती बताते हैं और लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अब तब भी कहते हो, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि कह डालो दुर्बलता अपनी। उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को सबके सामने कहूँ या बता दूँ। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो क्या तुम उस आत्मकथा को सुनकर के आपको सुख मिलेगा? आप उसमें देखोगे वो एकदम खाली है, मेरे जीवन की खाली मतलब मटकी के समान है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रसले अपने भरने वाले। मैं अपनी आत्मकथा लोगों के सामने कह दूँ, लेकिन इसका ये कारण न हो अपने, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मतलब अब मेरा रसले अपने भरने वाले, कि मेरे जीवन का मैं मेरी आत्मकथा लोगों के सामने कहूँ और लोग उसमें आनंद उठाएं। मेरी कमजोरी के सामने मैं मेरी दुर्बलताएं लोगों के सामने रखूँ और लोग उसमें रस लें। और कहीं ऐसा ना हो कि अपने मेरे जीवन का खाली करने वाले या मेरे जीवन का जो दुर्बलताएं हैं आत्मकथा सुनाने हैं, उसका मेरे जीवन की दुर्बलताओं का मतलब दोषी आप खुद को न समझो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। मेरे जीवन को खाली करने वाले आप अपने आप को न समझो कि उसमें आप तो रस ले रहे हो और मेरा जीवन खाली हो रहा है, मेरी दुर्बलताओं को सबके सामने प्रकट किया जा रहा है। यह विडम्बना आरी सरलते कैसी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। हे मेरे मन, ये कैसा मतलब ये कैसी विडम्बना है कि मैं तेरी हंसी उड़वाऊँ, कि मैं लोगों के सामने तेरी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। भूले अपनी या परवंचना, मैंने बहुत सारी अपने जीवन में भूले भी की हैं। परवंचना मतलब धोखा भी खाया है और वो मैं दूसरे लोगों को नहीं दिखलाना चाहता, कि मतलब जो भूले की है मैंने और लोगों से धोखा खाया है वो मैं सबके सामने नहीं दिखाना चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कि मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ खास दिन नहीं थे, कि मेरे जीवन में भी अच्छे दिन आए थे, तो उन उज्जवल वो मतलब प्रकाशित कहानी में कैसे कहूँ, उन मधुर मतलब मीठी चांदनी रातों की बातें मैं प्रकाशित कहानी में लोगों के सामने कैसे कहूँ, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन निराशाओं से भरा हुआ था, मेरी प्रेमिका थी, वो उसके साथ मैं भी हंस हंस के खिलखिला करके बातें करता था और चांदनी रातें उस मधुर मधुर रातें उसके साथ बिताता था। मिला का हवा सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। लेकिन मुझे मेरे जीवन में जो सुख मिलने वाला था वो सुख मुझे मिला नहीं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख, मुझे मिलने ही वाला था और वो सुख मुझे सौपन जैसा लग रहा था। जैसे ही मेरी आँख खुली तो वो एकदम सपने जैसे लग रहा था, मतलब वो सुख मुझे मिलते मिलते रह जाता है।
आलिंगन में मतलब पास आते आते, और वो सुख है वो मुस्कुराकर मेरे से दूर चला जाता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मतलब मेरी जो प्रेयसी थी उसके लाल लाल गालों की मतवाली मतलब सुंदर छाया थी, मतलब उसके लाल लाल गाल थे। अनुरागिनी उषा लेती मतलब वे जो प्रेम भरी भोर है, अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी भोर। अनुरागिनी उषा ले निज सुहाग मधुर मतलब उससे ही वो सुहाग मांगती थी, या मधुरता मेरी पत्नी से ही, मेरी प्रेमिका से ही प्राप्त करती थी, उससे उधार में मांगती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पंथिक की पंथा की, मतलब उस मेरी जो प्रेयसी थी उसकी यादें ही मेरे जीवन का रास्ता थी। और जो थका हुआ राहगीर होता है रास्ते में बैठ जाता है, वो उसकी याद, उसी तरह से मेरा जीवन भी आगे, मतलब मैं मेरे जीवन को आगे चलाने के लिए, आगे बिताने के लिए उसकी यादों के सहारे ही मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मतलब मेरी जो जिंदगी रूपी या जीवन रूपी जो गुदड़ी है वो सिली हुई है। उस सीवन को उधेड़ कर, उस सिली हुई गुदड़ी को मतलब दबे हुए कष्टों को उधेड़ कर, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको उधेड़ना चाहोगे और मतलब सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों कंथा, मेरे जीवन की जो गुदड़ी है उसको आप उधेड़ कर क्या देखोगे, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं कहूँ, मेरा जीवन तो बिल्कुल छोटा सा है, और छोटे से जीवन की मैं बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी बातें आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? मेरे लिए क्या ये सही नहीं है? अपने आप को एक साधारण मनुष्य मानते हुए कह रहे हैं कि मेरे लिए यही सही है कि मैं दूसरे लोगों की सुनता रहूं लेकिन मैं मौन रहूं, चुप रहूं। और सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि आप उस क्या भला करोगे, या क्या अच्छा थोड़ी होगा कि आप मेरी जीवन की आत्मकथा सुनोगे। सुनकर क्या तुम भला करोगे, क्या कोई भला थोड़ी कर पाओगे आप। मेरी भोली भाली आत्मकथा है, उसको सुनकर आप क्या करोगे। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी जो पीड़ा है वो शांत है, थकी हुई है, और अभी मेरे पास उस आत्मकथा को कहने के लिए समय नहीं है। थैंक यू।